स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस जो हैं वो एवोल्यूशन चैप्टर के लेकर के आया हूं, जो कि सबसे ज़्यादा हेक्टिक चैप्टर रहता है, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है और हम भूलते भी बहुत इसके बारे में हैं। लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस की जाएगी तो ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट ईयर से मैंने बहुत पिक्यूलर क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि बहुत टफ थे। बाकी एनसीईआरटी वाले भी मेंशन हैं अपने पास में, लेकिन कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो पूछे जाते हैं लगातार। नीट में लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो पूछ रहे हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, मोस्टली अब अपना एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन वो जो टॉपिक हैं वो भी आपके किससे हैं, एनसीईआरटी से ही है, इसलिए मैंने उनको रखना ज़रूरी समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में हमेशा जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ऑपरेट होती है। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड बाय, पूरी इक्वेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो उसमें 2pq जो होता है उसका हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। ऑप्शन बी है इसका, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस तक ही उन्होंने पूछा, होमो सेपियंस तक तो गए नहीं, तो यहाँ तक ये सही ऑर्डर है। ठीक है, एनसीईआरटी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये मेंशन एनसीईआरटी में। तो इसका ऑप्शन सी है आपके सामने। कौन सी करेक्ट इवेंट्स हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं? नंबर 1 पे है आपका सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, देन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, एंड देन नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। फिफ्थ क्वेश्चन है, Which of the following structure is homologous to the wing of bird? Wing of bird से homologous है, ancestry सेम होना चाहिए, तो flippers of whale। ठीक है। Analogous structure are result of convergent evolution. The following are the two statements regarding the origin of life. The earliest organisms that appeared on the earth were the non-green and presumably anaerobes थे. The first autotrophic organisms were the chemoautotrophs and दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऐसे ओरिजिन ऑफ लाइफ से बहुत सारे क्वेश्चंस वो उठाएंगे। ठीक है, एनटीए, द विंग्स ऑफ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट दोनों डिफरेंट हैं, कोई आपको एंसेस्ट्री नहीं नजर आ रही होगी इसमें। ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडस्ट्रियल मैनालिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने नेचुरली अपने आप को सिलेक्ट करवा लिया था। ठीक है, जो पॉपुलेशन थी आपकी मौत की। अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ इंडिविजुअल मेट सिलेक्टिवली। ठीक है, अगर अलग अलग तरीके से मैटिंग करवाएंगे तो उनका वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था और जो उनकी पूरी इक्विलिब्रियम है वो उसका रेशियो जो है बिगड़ जाता है। तो ये ऑप्शन आपके लिए, ये अलग अलग तरीके से पूछा गया, मैंने एक बार इसको ठीक है उठा लिया है। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, वो है आपके रिकॉम्बिनेशन। मायोसिस के वक्त ठीक है रिकॉम्बिनेशन होता है, उसी के वक्त हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, ये क्राइटेरिया रहता है। तो रिप्रोडक्शन के वक्त सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में रिकॉम्बिनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, किसके पास में सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी है? होमो हैबिलिस। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल, अगर 100,000 हैं हमारे पास में, तो उसमें से 360 बिलोंग्स टू द जीनोटाइप AA, 480 बिलोंग्स टू द कैपिटल A स्मॉल a, and the remaining 160 belongs to the small a. Based on this data, ठीक है, the frequency of allele A in the population is, इसको लगाएंगे कैसे? तो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के जरिए लगाते हैं। ठीक है, इसमें 0.6 है आंसर इसका। लगा कैसे ये दिखाता हूँ आपको, ये सवाल आपका आते हैं ऐसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इजकल टू 1 होता है, तो p प्लस q स्क्वायर इजकल टू 1 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो जो p स्क्वायर है हमारी 360 है, 360 अपॉन सिंपली करना क्या है, जो भी आपसे एलील्स पूछा जाए, जितनी उसकी पॉपुलेशन होगी एलील्स की, ठीक है, जितने में पाया जा रहेगा और जितने में से है, यानी 1000 में से था तो 360 हमने डिवाइड कर दिया, 0.36 आया ये, इसका p स्क्वायर अंडर रूट आपका कितना होगा? 0.6 हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि नाउ फाइंड स्मॉल ए की कितनी होगी, ठीक है, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा आप, ठीक है। फोर लिम्स ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग, फोर लिम्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर एग्जांपल ऑफ, सबके सबके कॉमन एंसेस्ट्री आ रही है, ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं सबके सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन आ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, गिल्स ऑफ प्रॉन्स एंड द लंग्स ऑफ मैन। ये काम तो हम लोग का एक ही है, रेस्पायरेशन ऑर्गन है, ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, लेकिन गिल्स ऑफ प्रॉन्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, हमारे लंग्स का एल्वियोलाई होता है तो अलग होता है, इसलिए ये एनालॉगस है। अकॉर्डिंग टू द डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू competition within closely related species, reduce feeding efficiency in one species due to the presence of interfering species, intraspecific competition, interspecific competition। तो इसमें सबसे क्लोज वाला है, जो सबसे ज्यादा क्लोज आंसर है इसमें, ठीक है लगभग लगभग सब सही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की बदौलत होगा, जो स्पीशीज के बीचों बीच में हो रहा, मतलब इस बहुत सारी स्पीशीज के बीच में नहीं, सिर्फ अपनी स्पीशीज के बीच में होगा, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाय लैक ऑफ रैंडम मैटिंग, ठीक है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अगर लैक ऑफ रैंडम मैटिंग होगी, ठीक है, तो तुरंत का तुरंत इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, किसका, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा वीनबर्ग का। फिर से क्वेश्चन था सेम वही, वेरिएशन इन अ जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, दिस रिफर्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक आधा क्वेश्चन आएगा जरूर आपके पेपर में 17 जुलाई को जेनेटिक ड्रिफ्ट से, बहुत पूछते हैं, एक इसका पूछते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक होमोलोगस, एनालोगस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, 100% आने वाले हैं, नोट कर लीजिए, जितने एग्जाम्पल्स दिए वो सारे नोट कर लीजिएगा, वो पूछेंगे जरूर। The process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to the common environmental challenge is called convergent evolution कहते हैं। पूरी कहानी लिख दी उन्होंने, पूरी डिफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन घुमा कहाँ से दिया आपको पूरी तरीके से। The process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotype, जहाँ पे similar phenotype अपीयरेंस आ गई जानवरों में, डिफरेंट हैबिटेट में गए, उन्होंने अलग तरीके से अपने आप को सेम एनवायरनमेंट में डालने की कोशिश करी, ठीक है, और फिनोटाइपिक एडाप्टेशन रिस्पांस टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस में उन्होंने ले ली, ठीक है। अब वो एंसेस्ट्री उनकी अलग थी, लेकिन वो बाकी जानवरों की तरह उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर लिया, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो जाता है। द आई ऑफ octopus and the eye of cat show different patterns of structure, yet they perform similar function. This is an example of एनालॉगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। उसकी आंखें जो होती हैं और कैट की, कैट आपका मैमेलिया हो गया, ठीक है, तो बहुत ज़मीन और आसमान का फर्क है, कहाँ ऑक्टोपस है, ठीक है, मोलास्का हो, कहाँ कैट, लेकिन अलग अलग फॉर्मेशन है, एंसेस्ट्री कॉमन है नहीं, तो एनालॉगस हो गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आ गया। 21 रैंडम यूनि डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में, in a allele frequency that occurs by chance in a population and especially in a small population। फिर से समझ गए होगे क्वेश्चन का क्या कह रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कह रहा है इसके बारे में, इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जरा सी एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होना, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन अंदर चेंज होना, ठीक है, वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। डायनासोर्स डोमिनेटेड इन द वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इराज, जुरासिक पार्क सभी ने देखी होगी, तो ये चीज़ याद रहेगी आप लोगों को, जुरासिक, ठीक है, उसी में थे वो, सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया था उन्होंने वर्ल्ड पे। द फिंच स्पीशीज ऑफ गालापागोस आइसलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू दियर फूड सोर्सेज। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिंच फूड, पूरे एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन थोड़ा सा अपडेट कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा अपग्रेड चले गए कि कौन सा इसमें से उसका फूड नहीं है, लेकिन ये चीज़ें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, समझने का बस फेर होता है। कैरियन डेड बॉडीज होती हैं, इंसेक्टा, ट्री बर्ड्स और सीड, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पे। कैरियन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, डेड बॉडीज नहीं खाती हमारी, ठीक है, डार्विन फिंच नहीं खाती, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in a given area starting from a point and spreading to the geographical area is known as adaptive radiation, ठीक है, डार्विन फिंच का एग्जाम्पल होता है। ये भी पूछते हैं कि एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या, तो डार्विन फिंच है।
25, what was the most significant trend in the evolution of modern man homo sapiens from his ancestor? क्या significant evolution हुआ है हमारे homo sapiens हम लोग के अंदर, ठीक है? increasing cranial capacity, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी अगर आ जाए तो भी वो बात सही है, ठीक है, 1350 होती है हमारी, ठीक है, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी हमारी बढ़ी हुई है, ये सबसे बड़ा है। तो सभी शॉर्टनिंग ऑफ जॉ, बायनोकुलर विजन, अपराइट पोस्चर, ये सभी है, लेकिन सबसे क्लोज, सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंस किसको माना जाता है? तो इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी को माना जाता है, ठीक है। Who proposed that the first form of life could have come from the pre-existing non-living organic molecules? ओपरिन एंड हेल्डन ने सबसे पहले ये चीज बता दी थी, ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया है। Which of the following refer to the correct examples of organisms which have evolved due to change in the environment brought about by anthropogenic action? जहां पे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन आएगा वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाएंगी, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाएंगी, ठीक है, तो वहां पे सारा का सारा, ठीक है, गड़बड़ ही दिखाई देगा आप लोगों को। तो डार्विन फिंचेस ऑफ गालापागोस आइसलैंड की ये तो नहीं हो सकती। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट्स, ये करा है इंसानों ने अपने हरकत करके, ठीक है। और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, ये भी चीज इसके अंदर आएगी आपकी। तो बी, सी एंड डी तीनों ऑप्शन आपके जो हैं वो बिल्कुल सही है, जिसके एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, इंसान ने इतनी वहां पे अपनी इंटरफेरेंस किया है यहाँ पे, ठीक है। समझ लेना क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है हमसे एनसीईआरटी या एनटीए, हमसे नीट क्या पूछ रहा है। तो बहुत सही से दिमाग से पढ़ना इन क्वेश्चंस को। मुझसे जितना हो सक रहा है मैं हिंदी में समझा सकता हूँ, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, किसने सबसे पहले इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया था ये, ठीक है, 2021 में या 2020 में भी पूछा गया है। कार्ल अंस्ट फॉन बायर ने इसको सबसे पहले डिसअप्रूव कर दिया था, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया किसने था? अंस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया तो अंस्ट हैकेल ने। नई वाली एनसीईआरटी जो आई है 2022-23 उसमें ये टॉपिक मेंशन है बच्चों, तो सबके पास में न्यू एनसीईआरटी होना चाहिए। मैंने खुद डाउनलोड की है नहीं, इसी वजह से, ठीक है। द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉट फोर्थ बाई, पूरी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ह्यूगो डिवरीज हु वर्क ऑन द इवनिंग प्राइम रोज। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ह्यूगो डिवरीज किसके ऊपर काम कर रहे थे? तो इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने म्यूटेशन का आइडिया दे दिया था। ये भी बोला था कि साल्टेशन के जरिए होता है, ठीक है। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। ये कई बार क्वेश्चन देखा, कई बार, मतलब हर जगह ये क्वेश्चन दिख जाएगा। कौन कौन सी गैसेस ले ली थी उन्होंने? मीथेन ली थी, हाइड्रोजन ली थी, अमोनिया ली थी और वाटर वेपर लिए थे एट 800 डिग्री से। उन्होंने वैसे ही कंडीशन बनाने की कोशिश की थी जिस टाइम पे एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिस टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ, उसके बाद में चीज़ें सही हुई, तो ये कंडीशंस थी वहाँ पे। यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन थी नहीं उस टाइम पे, ये गैसेस थी। तो उनको कंक्लूजन भी मिला और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भी है इनकी, ठीक है। भाई साहब ने अमीनो एसिड्स बना दिए थे और यही बेसिक्स होते हैं हमारे, ठीक है। प्रोटीन बन जाना मतलब लाइफ फॉर्म पे एग्जिस्ट कर जाना। 31 पे आ गए हम। थॉर्न ऑफ बगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद करके रट लीजिएगा। द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइसलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है, मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने लाओ एक बार आपसे भी क्वेश्चन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन हुआ है, रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हुआ है, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन हुआ है या स्पेशल क्रिएशन उनका हुआ है? जरा दिमाग लगाइएगा, आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। 32 मैंने नहीं बताया है। एडाप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। एक ही स्पीशीज से, एक ही कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारा एवोल्यूशन होकर के डिफरेंट स्पीशीज बन जाना। डार्विन फिंच है, ठीक है, अलग अलग बन गई थी अकॉर्डिंग टू दियर फूड हैबिट्स। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड। पहली नॉन सेलुलर की बात करिए, सेलुलर की बात नहीं करिए यहाँ पे। नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, ठीक है। कब ओरिजिनेट हुई थी नॉन सेलुलर? तो 3 बिलियन ईयर बैक, एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज। द फर्स्ट
form of life arose slowly through the evolutionary forces from non-living molecules is accepted by majority. This is the version of, ठीक है, ये लिखा हुआ है अपनी एनसीईआरटी में, बायोजेनेसिस थ्योरी है ये, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली थ्रू द एवोल्यूशनरी फोर्सेज, उस पर लगते रहे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से, फिर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, केमिकल एवोल्यूशन हुआ और बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। तो ये बायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर आता है, केमिकल थ्योरी नहीं है, मॉर्गन्स थ्योरी नहीं है, डार्विन्स की एवोल्यूशन थ्योरी नहीं है, बायोजेनेसिस बोला जाता है। An important evidence in favor of organic evolution is the occurrence of, an important evidence in favor of organic evolution, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को जो सपोर्ट करता है वो एविडेंस या वो सबूत कौन सा है? तो होमोलोगस हैं जिनकी एंसेस्ट्री कॉमन होती है, और वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन खत्म हो चुके हैं, जो पहले ज़माने में थे, अब वो हमारे पास में नहीं है, वेस्टिजियल हो चुके हैं। अपेंडिक्स इज द मेन ऑर्गन हमारी ह्यूमन बॉडी का जो होता है, वो हमारे पास में है तो, लेकिन वो वर्किंग पोजीशन पे नहीं है, वेस्टिजियल हो चुका है, होमोलोगस है, बाकी के अंदर भी रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ करके बहुत अच्छे से इसका जवाब याद कर लीजिएगा। होमोलोगस है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। पेंगुइन्स अलग हैं, डॉल्फिन्स अलग हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आएगा। काम दोनों का एक है, स्ट्रक्चर अलग है। मैच द होमोनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज, ठीक है, करेक्ट ब्रेन साइज की बात करिए ना। होमो हैबिलिस, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड है, 650 से लेकर के 800 तक, यानी 650 to 800। होमो निएंडरथैलर, ठीक है, बी का फोर्थ, यानी 1400 कैपेसिटी थी इसकी, क्रेनियल कैपेसिटी, और क्रेनियल कैविटी बोल सकते हो आप इसको। 1400 सबसे ज़्यादा इन्हीं की थी, निएंडरथैल की थी। होमो इरेक्टस की आपकी फर्स्ट है 900 सीसी, और होमो सेपियंस की आपकी है 1350, में पहले बता चुका हूँ उसको, सीसी, ठीक है, क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैपेसिटी, सॉरी। समझ गए? इसको एक बार फिर से समझ लेना कि अलग अलग दे दी है आपको, खाली एक की मेंशन नहीं है आपकी। क्रेनियल कैपेसिटी जो मेंशन नहीं, वो होमो सेपियंस की मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। वो एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है, 1350 नहीं दिया है उन्होंने, नई वाली है मेरे पास में, उसमें मेंशन नहीं है ये चीज़, ठीक है। बाकी सबकी है, होमो हैबिलिस की भी है, होमो इरेक्टस की भी है, और होमो सेपियंस की भी है, सॉरी होमो सेपियंस की नहीं है। अगला, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिवरीज, ठीक है। ह्यूगो डिवरीज के जरिए जो म्यूटेशन हुआ था, ह्यूगो डिवरीज ने जो बताया था कि म्यूटेशन कैसे हुआ है, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन, ठीक है, एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिवरीज आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस था। ये कैसा था? रैंडम और डायरेक्शन लेस था। ये डिवरीज ने बताया था कि वेरिएशन या म्यूटेशन जो कॉज होता है हमारा, वो रैंडम होता है, अचानक से हो जाता है, और डायरेक्शन लेस, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ये ह्यूगो डिवरीज के टर्म्स हैं, ठीक है। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय डार्विन, ठीक है, मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको मैं कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। रैंडम डायरेक्शनल होता है, रैंडम डायरेक्शन लेस होता है, स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है, स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस होता है। कौन सा होता है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 14 क्वेश्चन का, दोनों जहां पे ह्यूगो डिवरीज का लिखा है वहां पे डार्विन का भी एनसीईआरटी में लिखा है। डिवरीज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन, हैंस कॉल्ड इट इज साल्टेशन थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है। कौन सी थ्योरी दी थी? ये भी पूछते हैं कि डिवरीज ने कौन सी थ्योरी दी, तो साल्टेशन थ्योरी दी है, सिंगल स्टेप अर्थ म्यूटेशन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, फिर से वही क्वेश्चन आया, कई बार आया तो मुझे उठाना पड़ गया इसको। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? ड्रग रेजिस्टेंस, उनके अंदर कोई लेना देना नहीं है। डार्कनिंग ऑफ स्किन से कोई लेना देना नहीं है। स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस, एक जैसा कर लिया था उन्होंने विद द सराउंडिंग, जैसे पेड़ थे ब्लैक कलर के, उन्होंने ब्लैक बना लिया था अपने आप को। डिफेंसिव अडेप्टेशन नहीं है, तो आपका प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस विद सराउंडिंग्स था। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू द डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। दिस आइडिया इज कॉल्ड पैनस्पर्मिया, बोला जाता है इसको, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार देखा मैंने इसको, ठीक है। म्यूटेशनल आइडिया नहीं था, स्पोरुलेशन नहीं था, न्यू डार्विन थ्योरी नहीं है, ये पैनस्पर्मिया है।
उन्होंने बताया कि स्पोर्स जो है पूरे प्लेनेट के ऊपर, सारे प्लेनेट्स के ऊपर फैल गए थे। तो एक अजीब सा आइडिया है, लेकिन ये कुछ एस्ट्रोनॉमर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आइडिया भी है, लेकिन ये आइडिया कुछ समझ नहीं आता है कि क्या कहने की कोशिश करी गई थी यहाँ पे। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, ऐसा बोलते हैं वो। अकॉर्डिंग टू डार्विन द फिटनेस अल्टीमेटली रिफर्स टू, ठीक है, स्पीशीज फिटनेस है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, फिटनेस फॉर ऑक्सीजन है, फिटनेस फॉर रिसोर्सेज है। इसका भी आंसर मैंने नहीं दिया है। इसका भी आंसर एनसीईआरटी बुक में बहुत आराम से आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा कि कौन सी फिटनेस की बात करी है डार्विन ने हमेशा। अकॉर्डिंग टू डार्विन, ये बार बार वही क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन ये बार बार घूम के यहीं पे ही, ठीक है, रहते हैं सारे के सारे नीट वाले। अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन हु प्रपोज द सेम कंक्लूजन एट द सेम टाइम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो, ठीक है, आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकते हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और उसके आसपास लिखे साइंटिस्ट का नाम भी बहुत अच्छे से याद करना है आपको। अल्फ्रेड वेलेस, ठीक है, इन्होंने इसी आइडिया को सपोर्ट कर दिया था, नेचुरल सिलेक्शन वाले, डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया था वो उन्होंने सपोर्ट किया था। होमो सेपियंस हैव इवॉल्व्ड इन पैलियोसीन, ओलिगोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होमो सेपियंस कब इवॉल्व हुए थे हमारे? होलोसीन इपॉक्स में, इरा में आ गए थे ये लोग। द होमोलोगस ऑर्गन आर दोज दैट शो सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस में, फंक्शंस में, ओरिजिन में, साइज में। इसका भी मैंने आंसर नहीं दिया है, इसका भी आंसर आपको मुझे करके बताना है कि कौन सा होमोलोगस ऑर्गन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ से हम जान जाते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल क्या है? जिंको। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। और ठीक है, साइकस भी कभी कभी होता है, साइकस पे अगर जिंको साइकस दोनों, तो ए बी दोनों हो गया तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, एक जरूर होगा, जिनको है। ये लिविंग फॉसिल्स होता है। लिविंग फॉसिल से मुझे याद आया, ठीक है, कि एनिमल्स में कौन लिविंग फॉसिल्स होता है? चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 की एनसीईआरटी में चीज़ मेंशन है, लिविंग फॉसिल्स किसको बोलते हैं, याद कर लीजिएगा इसको भी। द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, क्या करेक्ट ऑर्डर है हमारी ये सारी इराज का? ठीक है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, अगर ये बोलते हो तो पीएमसी, पॉलन मदर सेल से भी याद कर सकते हो, पीएमसी, पॉलन मदर सेल भी याद करते हैं ना अपन, तो पीएमसी है, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक और सीनोजोइक है। लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत ही, इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स सपोर्ट द थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी को ये सपोर्ट करता है? एनसीईआरटी में मैंने बोला ना, ये एनसीईआरटी में चीज़ें हैं जो कि उन्होंने घुमाया है, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया एवोल्यूशन को, तभी बच्चा जो होता है ज़्यादा घबरा जाता है एवोल्यूशन से। लेकिन कोई डरने की बात नहीं, भी और भी इसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स सपोर्ट द थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन। ठीक है, इसको बोला था, ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, पुराने वाले जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, जो रिकैपिचुलेशन की जो थ्योरी दी गई, तो अगर ये पूछा जाए कि किसने दी थी, तो अर्नस्ट हैकेल ने दी थी ये थ्योरी। लेकिन बाद में इसको कार्ल फॉन, ठीक है, बायर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि पुराने वर्टिब्रेट्स के अंदर वो सारे एम्ब्रियो में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंसेस्टर के, फिर बाद में आकर के वो खत्म हो जाया करके, थ्योरी उनकी रिजेक्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो रिकैपिचुलेशन इसको बोला जाता है, याद कर लीजिएगा। रिपीटिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन अर्लियर इवॉल्व्ड एनिमल्स के अंदर। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ, रिपीटिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन अर्लियर इवॉल्व्ड एनिमल्स, जो हमारे एनिमल्स पहले इवॉल्व हो चुके हैं, उनके अंदर की वो सारी एम्ब्रियो जेनेसिस की सारी स्टेजेस को कवर करते हुए चले जाना। तो ये थ्योरी उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया था, अर्नस्ट हैकेल ने, उन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, लेकिन कई साइंटिस्ट को ये थ्योरी समझ नहीं आई, उनका कि ऐसा नहीं हो सकता है, सब कुछ चेंज होता है आफ्टर एवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, कुछ के आंसर्स मैंने नहीं दिए हैं, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, और बाकी मैं और भी इसके क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, इस सेशन की शुरुआत अच्छे से हुई थी। ठीक है, जो भी गलती हो गई उसके लिए सॉरी। ठीक है, बात बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा एवोल्यूशन को, और जहाँ पे भी दिक्कत हो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।